हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं एमएस चौहान। हिंदी साहित्य के इतिहास पर बेहतरीन श्रृंखला हम लेके आ रहे हैं। अभी तक बहुत सारे टॉपिक पे हम ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के दर्शन पे बात कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं और साथ ही प्रमुख ग्रंथकारों पर भी हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, और शुक्ल जी के बारे में आज जितना जान सकते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही शुक्ल जी के बिना हिंदी साहित्य अधूरा ही था और अधूरा ही रहेगा। तो जब भी हम शुक्ल जी की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य को हम पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य के कलेवर में पाते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। अधिक से अधिक ये सपोर्ट आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में हिंदी साहित्य पर बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आज तक अवेलेबल नहीं है, और मेरा ये आपसे वादा है कि हिंदी साहित्य पर ये कोर्स बिल्कुल निःशुल्क होगा। और अभी मार्केट इसकी देखी जाए तो ये हिंदी साहित्य का कोर्स लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल इसे निःशुल्क रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको सपोर्ट करें। तो आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। देखो, शुक्ल जी के बिना तो हिंदी साहित्य अधूरा है, ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्योंकि इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास किताब थी, जो पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से जानी जाती थी, बड़ी ही वैज्ञानिक किताब है। और परवर्ती जो भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने शुक्ल जी का लोहा माना है, और शुक्ल जी के बिना हिंदी साहित्य जो आज इतने व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है शायद ही कभी हो पाता। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जनता की जो चित्त वृत्तियाँ होती है उसी के आधार पर मैंने काल विभाजन किया है, और वो ही सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है कि जनता की जो चित्त वृत्तियों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार मानना चाहिए। पहली बात तो शुक्ल जी ने साफ कर दी थी, और उनके बाद के तमाम साहित्यकार इतिहासकारों को एक मैसेज दे दिया था उन्होंने कि आप साहित्य के इतिहास का आधार, इसके काल विभाजन का आधार चित्त वृत्तियों को ही मानेंगे। दूसरी बात ये जान लेते हैं कि इन व्यक्ति ने ऐसा काम किया जो बड़ा ही वैज्ञानिक था। ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास, इतना कठिन काम था उसको बहुत बड़े लेवल पे काम किया था, कालखंडों को बहुत सरल बना दिया था। इन्होंने 900 सालों के इतिहास को लगभग 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया। उन्होंने जो आदिकाल के नाम से जो बहस छिड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये वीरगाथा काल है। जो बहस छिड़ी हुई थी कि ये पूर्व मध्यकाल का काल है, और उस काल को उन्होंने कह दिया कि ये भक्ति काल होगा। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने कह दिया रीतिकाल, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल के नाम से जाना गया। तो एक एक करके चर्चा करते हैं कि जो आदिकाल की बात की थी, आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल का जो समय था उसको उन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल के समय को उन्होंने रीतिकाल कहा, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल कहा। तो इस तरह से इन्होंने काल विभाजन को एक आधार बनाया। वो भी आधार क्या था? जनता की चित्तवृत्तियाँ। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। देखो, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूब पे इस तरह की जो कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात अवेलेबल है तो उसके लिए महंगे कोर्स आपके सामने 2-4 वीडियो तो दिए जाते हैं, उसके बाद आपसे कोर्स की डिमांड की जाती है। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको यहाँ कंटेंट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और इसके बाद आपको बस कुछ और महत्वपूर्ण किताबें हैं जिस पे जितना शोध किया जा सकता है आप करेंगे, लेकिन बेसिक रूप से जो कोर्स बनना चाहिए, जो किसी भी कोचिंग संस्था में आपको दिया जाता है महंगे 20 से 30 हज़ार रुपये में, वो यहाँ मैं आपको निःशुल्क रूप से ला के खड़ा कर दूंगा, और साथ ही इस पर टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ज़रूर आप इसे प्रमोट करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है, प्रमोट करें। तो अब आगे देखते हैं कि शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, 4 काल बताया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्यकाल। अब इसको भी इन्होंने कई भागों में बांट दिया। जैसे रीतिकाल को वो कहते हैं कि रीतिकाल भी अलग अलग श्रेणियों में था। इसको मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी आपको बेसिक रूप से समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे के तमाम बातें हम इसी पर आधारित होगी कि जैसे हम आदिकाल को पढ़ेंगे, उसके बाद भक्ति काल को पढ़ेंगे, रीतिकाल, गद्यकाल, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन कालों पर ही आधारित है। तो जो भी नए विद्यार्थी जिनको पता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि आगे हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो निर्गुण धारा थी वो भक्ति काल की धारा थी, सगुण धारा थी वही भक्ति काल की धारा थी। और ये काम किसने कहा था? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने ये काम किया कि भक्ति काल जो था उसको 2 भागों में बांट दिया। एक कहा कि ये निर्गुण साहित्य है, सगुण साहित्य है। उसमें भी 2 कैटेगरी और बांट ली इन्होंने, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति।
उसी तरह से रीतिकाल के बारे में बता चुका हूँ, रीतिबद्ध थे, रीति मुक्त थे और रीति सिद्ध थे। गद्यकाल को उन्होंने कह दिया कि आधुनिक काल जो था वो गद्यकाल है। तो इस तरह से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जो कलेवर है उसको निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब बच्चों हम ये देख लेते हैं, देखो कि हिंदी शब्द सागर नाम की जो किताब थी वो आज का जो हिंदी साहित्य शुक्ल का जो आपको बाजार में मिलता है उसका प्रारंभिक रूप था। और बाद के समय में इन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक तरह से इसको डिज़ाइन किया और इतना अच्छा प्रस्तुत किया कि सभी के लिए यह बिल्कुल तार्किक हुआ और निर्णायक भी हुआ। तो आने वाले जितने भी इतिहासकार रहे, चाहे साहित्यकार रहे, उन्होंने शुक्ल जी का लोहा भी माना। और शुक्ल जी एक खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि थी उनकी। तो शुक्ल जी को आप कभी भी शुक्ल जी का कोई कथन होता है या कोई लेखन उनकी कोई पंक्ति होती है उसको ऐसे ही अमान्य ठहराना बड़ा ही मुश्किल होता है आज के रचनाकारों के लिए। तो शुक्ल जी को बड़े बड़े विद्वान हुए, हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने अपने वक्तव्य दिए थे। उसके बाद हम बात करें मिश्र बंधु ने अपना काम जो कर गए थे उसको शुक्ल जी ने अपना आधार भी बनाया था। तो बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन शुक्ल जी को काटना बड़ा मुश्किल रहा है हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब देखो हिंदी साहित्य, इनकी जो किताब थी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किताब को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। इससे भी आप याद रखें, हिंदी साहित्य की जो किताब थी 1929 में प्रकाशित हुई थी, उस किताब को इन्होंने कह दिया, परवर्ती जो भी इतिहासकार थे उन्होंने कह दिया कि ये हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु है और इस पर कोई अलग मत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रस्थान बिंदु है और इसी के आधार पर हिंदी साहित्य अपना पूरा रूप निर्धारित करता है। शुक्ल जी ने कहा कि युगीन प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए किसी भी साहित्य में, उस पर प्रकाश डाला, उसके विकास पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जो साहित्यकार कवि होते हैं उनका साहित्य तो वैशिष्ट्य होना ही चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आलोचनात्मक मत भी दिए और आलोचनात्मक मत में उन्होंने कहा कि वो किसी को भी मतलब खड़ा कर देते थे। जब वो साहित्य की पैरामीटर पे वो कोई व्यक्ति कोई कवि खड़ा नहीं उतरता है तो शुक्ल जी उसको खड़ा करके उसका आलोचनात्मक मत भी देते थे। तो इस तरह से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी आलोचनात्मक, जहाँ फटकारना पड़ा वहाँ फटकारा और जहाँ सराहना पड़ता था वहाँ सराहना भी की है शुक्ल जी ने। अपभ्रंश साहित्य को कह दिया ये हिंदी साहित्य का भाग नहीं है, इसको पूर्व पीठिका कहना हो तो कह दो, लेकिन ये हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग तो नहीं है। तो इतना बड़ा कदम उठाने वाला व्यक्ति था, किसी साहित्य को नकार देना तो बहुत बड़ा काम था, ये शुक्ल जी ने किया। साथ ही जो सिद्ध थे, नाथ संप्रदाय के लोग थे, वो जो साहित्य लिख रहे थे वो केवल सांप्रदायिक साहित्य ऐसा कहकर उन्होंने उसको भी नकारा और इसको हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। तो शुक्ल जी का जो आप रूप देख रहे हैं, जो कलेवर देख रहे हैं, बहुत बड़ा था। तो इस तरह से हमने रामचंद्र शुक्ल को एक छोटी सी इस क्लास में समझने की कोशिश की। आगे शुक्ल जी की पूरी चर्चा होगी, हिंदी साहित्य शुक्ल के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है, तो आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अभी हम अगला कवि जान लेते हैं। अगले जो रचनाकार थे वो थे मिश्र बंधु। देखो मिश्र बंधु को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक हो जाएगा आज का, उसके बाद टेस्ट सीरीज आयोजित होगी यूट्यूब पे। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी होगा, साथ ही टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे और यहाँ पे डिस्कशन शुरू होगे। तो आपके लिए बेहतरीन एक प्रयास है ये, जिसको आप नज़रअंदाज ना करें और अधिक से अधिक इसे सपोर्ट करें। अब देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु यानी आप इससे ही समझ जाइए कि मिश्र बंधु, बंधु से आप समझे तीन भाई थे, एक कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणपति बिहारी मिश्र। ये तीन भाइयों ने एक किताब लिखी मिश्र बंधु विनोद। और इस किताब को लगभग इन्होंने 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग क्या क्या थे? देखो 3 भाग तो उन्होंने पहले ही पब्लिश कर दिए थे 1913 में, प्रकाशित कब कर दिए थे? 1913 में इन्होंने 3 भाग को तो प्रकाशित कर दिया था और चौथा जो भाग था उसको उन्होंने 1914 में प्रकाशित किया था। तो इस तरह से इन्होंने ये किताब लिखी। हालांकि 5000 कवियों को एक किताब में लेके आना बहुत बड़ा काम था उस समय का, और उस समय की जो खोजी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में होनी चाहिए तो मिश्र बंधु में मिली। और शुक्ल जी जैसे साहित्य इतिहासकार थे, उन्होंने भी इनका लोहा माना। उन्होंने इनके जो रेफरेंस थे, उनके जो साक्ष्य थे, जो डाटास थे, जो तथ्य थे, उनको प्रयोग किया शुक्ल जी ने। तो एक बहुत बड़ा कदम मान सकते हैं। जब रामचंद्र शुक्ल किसी व्यक्ति के स्रोत को अपना रहा है तो बहुत बड़ी हो जाती है और व्यक्ति अपने आप में इतिहास में अमर हो जाते हैं। तो मिश्र बंधु ने अपनी जो मिश्र बंधु विनोद किताब थी वो 8 खंडों में विभाजित की, जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही विशाल ग्रंथ था, बहुत मैं आपको बता चुका हूँ, 5000 कवियों को स्थान दिया। पहली बार काल विभाजन का कोई समुचित प्रयास किसी व्यक्ति ने किया तो मिश्र बंधुओं ने किया। साहित्य इनका महत्व बहुत शानदार था। और हालांकि केवल ये कवियों की बात नहीं कर रहे, साहित्य पे भी अपनी टिप्पणी दे रहे थे, उसके महत्व पर टिप्पणी दे रहे थे। और जहाँ पर उनको लगा कि हाँ कुछ आलोचनात्मक बात है तो वहाँ पर ये बात भी कर रहे थे वो। साथ ही हम देखें काव्य जो समीक्षा है उस पर भी
गौर किया, काव्य समीक्षा के सिद्धांत दिए। तो इस तरह से मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ शुरू में लिखे गए उस पर बहुत बड़ा योगदान दिया और उनके काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत को भी अपनाने की पूरी कोशिश की। इस तरह से हमने देखा हिंदी साहित्य में 2, 4, 5 पर्सनैलिटी ऐसी है, कुछ इनका जितना भी रेफरेंस लिया जाए उतना कम है। तो लगभग 5-7 ऐसे आपको मिलेंगे जो अपने आप में अनूठे हैं, अनमोल हैं और शुक्ल जी का नाम उनमें सर्वोपरि है। तो याद रखें और अभी इस क्लास को आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखते जाइए। इसका जो PDF ये आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें और ये PDF आपको पूरा मिल जाएगा। समझा मैंने पहले ही रखा है ऑलरेडी और आपका काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।